अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, मिडल एज का जो सेकंड मैं डिस्कस करना चाहूँगी, इरा को कह लें या एक ऐसा पार्ट जिसमें वैसे तो मिडल एज को हम कहते हैं कि इट वाज़ डार्क एज, लेकिन इसी रूनेसेंस की वजह से जो इरा है वो इट केम टू बी नोन एज़ एज एज ऑफ एनलाइटनमेंट बिकॉज़ ड्यू टू दिस रूनेसेंस पीरियड art, architecture, and scientific discoveries are made by the Europeans in that time. So it was initially that was a dark age in Middle Age, but at the end it came to be known as Enlightenment age. इसमें रोनेसेंस में एक मूवमेंट शुरू हुई थी ह्यूमनिज्म के ऊपर। समटाइम ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि डिफाइन ह्यूमनिज्म, मूवमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म। व्हाट इज ह्यूमनिज्म? During the 14th century, a cultural movement called humanism, began to gain momentum in Italy. इटली के अंदर एक ह्यूमनिज्म की मूवमेंट ने जोर पकड़ा। ह्यूमनिज्म क्या था? इट्स अमंग इट्स मैनी प्रिंसिपल्स, उसके अंदर उसके बहुत से प्रिंसिपल्स थे, लेकिन जो उसमें प्रोमिनेंट प्रिंसिपल था वो ये था कि ह्यूमनिज्म promoted the idea that man was the center of his own universe, कि हर आदमी की अपनी एक यूनिवर्स है। हर आदमी जो है वो सर्टन टैलेंट्स एंड कैपेबिलिटीज का मालिक है, और उसकी वो टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज को फ्लरिश करने के लिए स्टेट को और सोसाइटी को प्रोवाइड करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो उसमें अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सके। दिस वाज केम टू बी नोन एज मूवमेंट ऑफ ह्यूमनिज्म ड्यूरिंग मिडल एज रूनेसेंस में। इस प्रिंसिपल को लेकर पीपल शुड एम्ब्रेस ह्यूमन अचीवमेंट्स इन एजुकेशन, क्लासिकल आर्ट्स, लिटरेचर एंड साइंस। In 1450, the invention of the Gutenberg printing press allowed for improved communication throughout Europe and for ideas to spread more quickly, कि जब चीजें प्रिंट होकर लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई ड्यू टू द प्रिंटिंग प्रेस दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1450 बाय मिस्टर गुटनबर्ग, उसके साथ फिर आइडियाज ने स्प्रेड होना शुरू किया और फिर ह्यूमनिज्म की मूवमेंट को जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ मिली। ह्यूमनिज्म की मूवमेंट क्या थी कि इंडिविजुअल जो है, ह्यूमन मैन जो है, उस अपनी हर आदमी जो है वो उसका अपना एक यूनिवर्स है, और उसका मतलब ये है कि हर आदमी के अंदर कुछ टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज होती हैं जो कि फ्लरिश करने के लिए उसको सर्टेन माहौल चाहिए होता है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए होती है, सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट चाहिए होती है, और वो सपोर्ट प्रोवाइड करना जो है वो किंगडम की या स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब हम लेक्चर पढ़ते रहे हैं तो मिडिल एज से पहले हम जब देखते रहे हैं, यूरोप में, ग्रीक में देखते रहे हैं, जब होली रोमन एम्पायर थे और जब पोप्स ने क्रिएटिविटी को जो है स्नप किया हुआ था, क्रिएटिविटी वो लाइक नहीं करते थे, फंडामेंटलिस्ट सोच उनकी होती थी कि लोगों को क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये ह्यूमनिज्म की मूवमेंट जो थी वो उसके बरक्स थी कि जहाँ पर लोगों के टैलेंट को, ह्यूमन के टैलेंट को जो है वो प्रोमोट करने की बात की जा रही थी, आर्ट एंड लिटरेचर की बात की जा रही थी, कल्चरल रेवोल्यूशन की बात की जा रही थी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एडवांस इन कम्युनिकेशन, जो कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हुआ, लिटिल नोन टेक्स्ट फ्रॉम अर्ली ह्यूमनिस्ट ऑथर्स, जो इस मूवमेंट से पहले जिन्होंने ह्यूमंस के ऊपर ह्यूमन ऑथर्स थे, जो ह्यूमंस के ऊपर जिन्होंने लिखा था, ह्यूमंस के टैलेंट के ऊपर जिन्होंने लिखा था, वो टेक्स्ट भी उस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो है वो स्प्रेड होने लगा। उनमें जो ह्यूमनिस्ट ऑथर्स गुजरे हैं उनका नाम भी यहाँ पे है। फ्रांसिस्को पेट्रार्क था, गिबोनी था, विच प्रोमोटेड द रिन्यूअल ऑफ ट्रेडिशनल ग्रीक एंड रोमन कल्चर एंड वैल्यूज को उन्होंने प्रमोट किया था, और ये फिर ह्यूमन रोमन कल्चर एंड वैल्यूज जो है, ग्रीक और रोमन कल्चर एंड वैल्यूज जो है वो इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से तेजी से स्प्रेड होने लगा। Additionally, many scholars believe advances in international finance and trade impacted culture in Europe and set the stage for Renaissance. Renaissance का एक दौर जो है वो शुरू हो गया। ह्यूमनिज्म के साथ साथ Renaissance में एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली जो एलिमेंट था वो मेडिची फैमिली थी। मेडिची फैमिली बेसिकली इटली में फ्लोरेंस, बेसिकली जो कल्चरल जो रेवोल्यूशन है वो इटली से शुरू हुआ, फ्लोरेंस से शुरू हुआ, और फ्लोरेंस में इस मेडिची फैमिली ने 60 इयर्स तक रूल किया, एंड दे वर वेरी ओपन माइंडेड पीपल। और ये मेडिची फैमिली नोबल फैमिली थी जो कि वहाँ पे की इटली की फ्लोरेंस की जो थी, उन्होंने जितने भी जो
नए जो बडिंग आर्टिस्ट्स थे, उनको जो नए उभर रहे थे, उनको बहुत सपोर्ट किया और वो इस तरह से ये कल्चरल जो डेवलपमेंट है, वो उसमें बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा। Great Italian writers, artists, politicians, and others declared that they were participating in an intellectual and artistic revolution that would be much different from what they experienced during the Dark Ages. के Dark Ages के दौरान जितना वो जिन चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके थे, ये इस दफा बिल्कुल टोटल डिफरेंट जो है वो उसको लेके आ रहे हैं। The movement first expounded to other Italian city-states such as Venice, Milan, Bologna, फिरेरे एंड रोम तक ये मूवमेंट चली गई जो कि ह्यूमनिज्म की थी या कल्चरल रेवोल्यूशन था। देन ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी रूनेसांस आइडिया स्प्रेड फ्रॉम इटली टू फ्रांस एंड देन थ्रू आउट रिटर्न वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न यूरोप तक ये रूनेसांस की जो कल्चरल रेवोल्यूशन की जो मूवमेंट थी वो फैल गई। फिर रूनेसांस के जीनियसेस हैं जिनमें लियोनार्डो डी विंची का है, बहुत मतलब जो मशहूर हैं, गैलीलियो है। अब इनके ऊपर जब आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि जी फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्सिटी से आपको क्वेश्चन आएँगे कि जी लियोनार्डो का कहेंगे कि क्या ये कहा पूछा जा सकता है कि जी वो पेंटर थे या स्कल्पचर था या आर्किटेक्ट था या वो क्या राइटर था या क्या था? यानी नाम देकर वो आप उसकी किसी भी क्वालिटी एक को लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लियोनार्डो जो थे वो क्या थे? वो पेंटर थे। लाइक गैलीलियो जो थे वो क्या थे? वो एस्ट्रोनॉमर थे। थॉमस हॉब्स क्या था? वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जिसने लेविथान लिखी थी। अब ये पूछा जा सकता है कि जी लेविथान किसने लिखी है? तो आपको पता होना चाहिए कि थॉमस हॉब्स ने लिखी है। तो इस तरह से यानी किसी भी जीनियस के हवाले से उसकी उसकी उसका एरिया भी पूछा जा सकता है कि वो किस एरा में जो है वो फॉल कर रहे हैं। लाइक लियोनार्डो डा विंची का एरा जो है 1452 से 1519 का है। अब ये उसका राइट पीरियड है, लेकिन इसके साथ ही 4-3 और एरा जो है वो गलत दे दिए जाएँगे, जिनमें से आपने एक चूज़ करना होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि लियोनार्डो डा विंची का एरा जो था वो कौन-सा था, उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ क्या थी उसकी। सिमिलरली आपका लेविथान के बारे में सिमिलर ये पूछा जा सकता है कि पैराडाइज़ लॉस्ट किसने लिखी? आपको पता होना चाहिए जॉन मिल्टन ने लिखी। तो या ये है कि पैराडाइज़ लॉस्ट जो है उसके साथ ही और उनका कोई राइटिंग वर्क था तो वो उसके ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। मैकियावेली ने 2 चीज़ें लिखी हैं, 2 किताबें लिखी हैं। एक उसने लिखी है द प्रिंस जो कि इसकी बहुत मशहूर किताब है। एंड प मैकियावेली क्या था? बेसिकली ही वाज़ अ डिप्लोमैट, फिलॉसफर भी था। तो इस तरह से क्वेश्चन्स जो हैं वो आपको जो मल्टीपल चॉइस के आंसर्स क्वेश्चन्स आएँगे वो इस तरह के बन के आएँगे। फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल जस्ट लाइक ये तो एक जीनियसेस हैं जिसमें सामने नज़र आ रहा है। फिर अगर आप सिविलाइज़ेशन में पीछे में चली जाती हूँ, हिस्टोरियोग्राफी में देख लेती हूँ, तो उसमें हिस्टोरियोग्राफी में पूछा जा सकता है कि जी फादर ऑफ हिस्ट्री इन यूरोप कौन था? फादर ऑफ साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन यूरोप कौन था? वो हर एक अलग-अलग है। इसी तरह से वहाँ पे जो मैंने आपको क्लास में भी करती रही हूँ कि जो मेजर प्रोमिनेंट चीज़ें हैं लाइक होमर और थुसाइड्स का जो है हेरोडोटस और थ्योसाइड्स का जो है वो कंपैरिज़न जो है उसके उनके वर्क का जो है वो हो सकता है, क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है। तो इस तरह चीज़ें आप जो मतलब है आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो मेजर चीज़ें हैं या एक प्रोमिनेंट चीज़ें हैं उनको फॉरगेट नहीं करना। उनको मोटा-मोटा जो है वो फिंगर टिप्स पे आपने रखना है। आपका भी तो कोई मैं ये समझती हूँ कि अभी तो आपके शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं जो कि शॉर्ट आंसर्स का मतलब यही होता है कि 1 पैराग्राफ पे एट लीस्ट होना चाहिए। या ऐसे भी काम हो सकता है। लेकिन ये कि अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन्स हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो कि आप सोचें कि ये सारा पढ़ना है और ये सारा देखना है और इस सारे को अंग्रेज़ी बड़ी मुश्किल हो रही है, तो वो आप ना करें बेशक, लेकिन आपकी उसकी जो क्रक्स है वो आप उसे फॉरगेट नहीं करेंगे, उसको मिस नहीं करेंगे आप, ठीक है? अच्छा मैं रूनेसांस की बात कर रही थी, साथ-साथ मैं आपको गाइड भी कर रही हूँ पेपर के हवाले से। रूनेसांस जो है वो उसमें आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस जो है वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। कि इट वाज़ अ यूनिक टाइम, Renaissance का जो टाइम था वो यूनिक टाइम था, when these fields of studies fused together seamlessly, यानी 3 आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस तीनों ने seamlessly फ्यूज़ किया, एक दूसरे के साथ मर्ज किया। कैसे? For instance, artists like Da Vinci incorporated scientific principles, उसने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया, किसमें किया? एनाटॉमी में किया। into their work so they could recreate the human body with extraordinary precision कि ह्यूमन एनाटॉमी को उसने स्टडी करने के बाद डिविंसी ने जो है वो जो फिगर बनाता था वो डिविंसी इसलिए उसके एग्जैक्ट होते थे क्योंकि वो उसने एनाटॉमी को साइंस को जो है वो स्टडी करके जो है वो स्कल्पचरिंग जो है वो काम शुरू किया पेंटिंग का या आर्टिस्ट का काम शुरू किया तो यानी साइंस को और आर्ट को मिक्स किया उसने फिर इसी तरह से सिमिलरली आर्किटेक्ट्स सच एज फिलिपो स्टडीड मैथमेटिक्स
to accurately engineer and designs immense buildings with expansive domes, बड़े बड़े गुंबदों के साथ इमेंस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का जो तजर्बा था विदाउट मैथमेटिक्स नहीं हो सकता था। तो मैथमेटिक्स को स्टडी करने से आर्किटेक्ट फिलिपिनो जो है उसने अपनी फेमस जो फेम जो हासिल किया। सिमिलरली साइंटिफिक डिस्कवरीज जो हुई हैं led to major shifts in thinking, like Galileo ने जो है presented a new view of astrology and mathematics, while Copernicus proposed that the sun, not the earth, was the center of the solar system. यानी आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस ये वो एलिमेंट्स हैं जो जिन्होंने रेनेसांस के टाइम में जो है वो सीमलेसली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, मुकम्मल किया। रेनेसांस में एक और चीज भी हुई, वो उसमें एक्सप्लोरेशन हुआ कि कुछ लोग जो थे वो आर्किटेक्चरिंग में, साइंस में जो है वो बिजी थे। तो कुछ यूरोपियंस ने जो है वो सी वॉयजेस जो है वो एक्सप्लोर किए। और सी वॉयजेस में अब आपको क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है कि वॉयजर्स जो हैं वो कौन कौन से किन ट्रैक्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया। लाइक वॉयजर्स लॉन्च्ड एक्सपीडिशंस टू ट्रेवल द एंटायर ग्लोब. They discovered new shipping routes to the America, India, and the Far East, and explorer trekked across areas that weren't fully mapped, जो कि पहले कभी मैप पे भी नहीं आते थे। उन्होंने उन इलाकों को भी जो है वो टेक किया। फेमस जर्नी बाय क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो जिसके नाम से अमेरिका का नाम जो है वो रखा गया है, एंड अदर एक्सप्लोरर्स जो थे। आपको पता होना चाहिए कि किसने कौन सी रूट को जो है या कौन सी चीज को जो है प्रोमिनेंटली, लाइक अमेरिगो जो है उसने अमेरिका को किया, डिस्कवर किया। इसी तरह से जो दूसरे जो वॉयजर्स हैं उन्होंने अमेरिका, इंडिया एंड फार ईस्ट वगैरह को जो है उनके रूट्स को जो है एक्सप्लोर किया। फिर रिलीजन के हवाले से ही बात होती है कि ह्यूमनिज्म जो है, ह्यूमनिज्म की जो मूवमेंट है, ये सारी ह्यूमनिज्म की बेसिकली मूवमेंट है जिसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस और ये सारी कल्चरल रेवोल्यूशंस जो है वो सामने आ रहे हैं। ह्यूमनिज्म ने एनकरेज किया यूरोपियंस को कि वो रोमन कैथोलिक चर्च को भी क्वेश्चन करें। मीन्स द रोल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च कैसा जा रहा है, मीन्स के वो अदर देन रिलीजन प्रैक्टिसेस जो है वो हो रही हैं। उसमें क्या है कि एज मोर पीपल लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड इंटरप्रेट आइडियाज, they began to closely examine and critique religion as they knew it. कि जैसे जैसे लोगों को रीडिंग राइटिंग कैपेबिलिटी उनकी बढ़ती गई, लिटरेसी बढ़ती गई, तो उसके साथ ही लोगों ने ये देखा कि रिलीजन को उन्होंने क्रिटिक करना शुरू कर दिया कि जी क्या कुछ लिखा गया है बाइबल के अंदर और क्या कुछ हमें कराया जा रहा है। Also, the printing press allowed for text, including the Bible, to be easily reproduced and widely read by the people themselves for the first time. देन 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर जो था वो जर्मन एक मॉन्क था, लेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। उसने प्रोटेस्टेंट जो अपना उनका अकीदा था उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आया। ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी दैट कॉज अ स्प्लिट इन द कैथोलिक चर्च में भी उसने जो है वो स्प्लिट दिलवा दिया। लूथर क्वेश्चन मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च। लूथर ने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस जो रिलीजन के अंदर हो रहे थे उनको उसने क्वेश्चन किया कि ये सही नहीं हो रहे, एंड वेदर दे aligned with the teachings of the Bible or not, कि उसने उनको क्वेश्चन बना दिया। अब एंड ऑफ द रूनेसांस हुआ। रूनेसांस का एंड क्यों हुआ? रूनेसांस का एंड इसलिए हुआ, नंबर वन, कि बाय द एंड ऑफ द 15th century numerous wars had plagued the Italian peninsula. जो इटालियन जजीरा था उसके ऊपर बहुत सारी वॉर्स, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन इन्वेडर्स जो हैं वो आए और इटली के अंदर काफी बैटल्स और डिस्ट्रप्शन शुरू हो गई। और आपको पता है कि इटली जो था वो रेनेसांस का जो था वो एक सेंटर था, फ्लोरेंस जो था उसकी वजह से जो है वो रेनेसांस अफेक्टेड हुआ, यानी ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन आ रहा था वो अफेक्टेड हुआ। दूसरी एंड ऑफ द रेनेसांस की कॉज ये थी कि आल्सो चेंजिंग ट्रेड रूट्स लेड टू अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन। जब आपको पता एक्सप्लोरेशन हुआ तो एक्सप्लोरेशन के नतीजे में रूट्स, सी रूट्स और भी मिल गए, तो उससे इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ। लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी हो गई। वेल्दी जो लोग थे जो इन एक्टिविटीज को, आर्ट आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहे थे, उनके पास अब फंड इतना ना रहा कि वो इन एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सकते, तो उन्होंने फिर इससे जो है वो हाथ खींचा और मीन्स के वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। तीसरा उसमें रीजन ये है कि इन अ मूवमेंट नोन एज द काउंटर रिफॉर्मेशन द कैथोलिक चर्च सेंसर्ड आर्टिस्ट एंड राइटर्स। जब आपने मार्टिन लूथर की भी मैंने बात की तो उन्होंने चर्च को जो है वो चैलेंज किया एक्टिव कि उसके प्रैक्टिसेस जो है वो ठीक नहीं है। तो इन रिएक्शन चर्च ने क्या किया कि उसने सारी जो क्रिएटिविटी थी, जो आर्टिस्ट एक्टिविटीज थी, वो सारी स्टॉप करवा दी। चौथा उसका पॉइंट ये था कि इन 1545 द काउंसिल ऑफ ट्रेंट established the Roman Inquisition, which made humanism and any views not challenge the that challenged the Catholic Church and act of heresy punishable by death.
यानी काउंसिल ऑफ ट्रेंट का मतलब है जो इनके ट्रिनिटी का एक अकीदा है क्रिश्चियंस का, उसकी काउंसिल ने चैलेंज कर दिया कि जितनी भी ह्यूमनिज्म मूवमेंट के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और जो भी कैथोलिक चर्च के को क्वेश्चन करेगा, उनको उसको इंक्विजिशन करेगा, उसको ऐसे ही है जैसे उसको बगावत का के मुतरादिफ समझा जाएगा और उसकी सज़ा जो है वो मौत होगी। 5वां उसका पॉइंट ये था कि बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द रेनेसांस मूवमेंट हैड डाइड आउट गिविंग द वे टू द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ये एज जो थी वो एनलाइटनमेंट की एज को पे एंड किया और रेनेसांस जो है वो खत्म हो गया। और लेकिन रेनेसांस के टाइम में जितनी डेवलपमेंट जितनी एनलाइटनमेंट हुई, उसने फर्दर जो आने वाली एज थी उसको सपोर्ट किया। इसके अलावा जी ये आपका जो मेजर जो है वो चीज़ें मिडल एज में जो है वो बड़ी जो थी वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। अब आपका जो पेपर है वो उसमें मैंने आपको वैसे चले पहले बताया है, अभी दोबारा बता देती हूँ कि शॉर्ट आंसर्स आपके जो हैं वो इस तरह के होंगे कि 4 जो है वो ऑप्शंस आपको ए, बी, सी, डी दिया जाएगा और उसमें से एक जो आपका राइट आप समझते हैं, जो आपको आपके नॉलेज में होगा, वो आप उसको टिक करके उसको रखेंगे। उसके बाद 5 आपके शॉर्ट आंसर्स होंगे जो कि ईच विल कैरी 3 मार्क्स, उसको फिर आपने अटेम्प्ट करना है। और इसका पैटर्न जो है वो इनिशियली जब मुझे अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि आपको व्हाट्सएप पेपर डिलीवर किया जाएगा। वो व्हाट्सएप पेपर आपने अपने मोबाइल पे ओपन करना है, साथ ही अपने प्लेन शीट रखनी है। उस प्लेन क्वेश्चन पेपर को वहाँ पे आपने आंसर्स सिर्फ खाली नोट कराती जाए कि ए 1 नंबर 1 का आंसर जो है वो राइट आंसर जो है वो ए है या सी है या डी है जो भी है। फिर नंबर 2 क्वेश्चन का मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है। आंसर उसका सिर्फ आंसर लिख लीजिए और उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर्स लिख के आपने ईमेल करना है अपने जो आपकी जो सब्जेक्ट टीचर हैं लाइक मी पॉलिटिकल साइंस के हवाले से है तो आप मुझे जो है वो ईमेल करेंगी। अगर आपके पास ईमेल जो है वो नहीं है तो किसी और के ईमेल से लेकिन अपना नाम और अपने पेपर का नाम जब लिखेंगे तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपका पेपर आया है। अपना रोल नंबर अपना नेम जो है वो आप लिखेंगे और फिर वो मुझे आप ईमेल करेंगे। फिलहाल इनिशियली तो हमें यही मिला है, मेरे ख्याल है कि डे आफ्टर टुमारो यू विल बी योर पेपर आपका होगा 20th को। जो टाइम है आपका 9 से 10:30 तक उसमें इसका मतलब ये है कि 10:30 के बाद आपका टाइम खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप हमारे पास पेपर जो है वो ईमेल के ऊपर आने शुरू हो जाएँ। आपका टाइम जैसे आप ईमेल करेंगे तो आप टाइम उसके ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है, पता चल जाता है कि एक बच्चे ने 10:40 पे पेपर अपलोड किया है या 11 बजे अपलोड किया है। अकॉर्डिंगली जो है वो उसके ऊपर उसके असम्पशन्स जो की जाएँगे कि आपने पेपर सही किया है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई है आपको या उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी का इश्यू है या कुछ इस तरह से बात है। तो आपको मेरा ये लेक्चर जो है पहले वाला लेक्चर भी जो मैंने मैग्ना कार्टा पे दिया है, ये भी दिया है आपको मैंने। आपको कमेंट्स आपने मुझे देने हैं इसके ऊपर वीडियो में जाके नीचे और अपने जो है वो लाइक्स भी आपने शेयर करनी है और अगर आपके बाकी किसी और कॉलेज में जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एडीपी प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, अगर आप उनको भी राब्ता करना चाहते हैं, उनको भी ये देना चाहते हैं, रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर दीजिए। और अगर कोई मज़ीद आपको कुछ चाहिए लेक्चर में और कोई टॉपिक्स चाहिए तो देन आई विल बी अवेलेबल लेकिन आप मुझे फिर उसमें हमारे ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मुझे शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपना जो है वो पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। मेरा ख़्याल है कि इट्स इट्स एनफ हाँ? थैंक यू वेरी मच।